नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काश हमारी कोई औलाद ही नहीं होती। रागिनी अभी भी बुत बनी वैसे ही भीगी बैठी हुई थी। बदन थर थर कांप रहा था, पर उसे होश ही नहीं था। छत से नीचे चली जाए, जाने कब बारिश शुरू हो गई थी और वो ख्यालों में ही खोई हुई थी। अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। तभी उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। कहाँ हो रागिनी? पूरे घर में खोज लिया और तुम यहाँ छत पर भीगी हुई बैठी हो। जल्दी से नीचे चलो और कपड़े बदलो। आज तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। शैलेंद्र जी बुत बनी रागिनी का हाथ पकड़कर उठाए और नीचे ले जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रागिनी को कोई होश ही नहीं है। कमरे में ले जाकर रागिनी को झकझोरते हुए शैलेंद्र ने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो रागिनी, बीमार पड़ जाओगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जो हुआ वो भूल जाओ। वो चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, पर मैं खुश हूँ कि अब मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकेगा। रागिनी बिना कुछ बोले कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर कपड़े बदले और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कुछ देर पूर्व की सारी घटना को तरोताजा कर रहा हो। काश मेरी कोई औलाद ही ना होती। पहली बार एक माँ के मुंह से ऐसी बात निकली थी। शैलेंद्र भी रसोई में आ चुके थे। चाय चढ़ाकर रागिनी के साथ सामान सहेजने में लग गए। रागिनी, अच्छी तरह देख लो, कुशल का कोई भी सामान रह तो नहीं गया है ना? जो भी उसके ससुराल से मिला है या तो कुछ उसने खरीदा है, एक एक सामान उसका उसके मुंह पर फेंक कर आऊंगा। बदतमीज कहीं का, जरा सा भी सबूर नहीं है अपने माता पिता से बात करने का। जाहिल हो गया है ससुराल वालों की शय पाकर। बुदबुदाते हुए शैलेंद्र जी भी अपने इकलौते, वो भी बड़ी मन्नत से हुई संतान को गाली दिए जा रहे थे। क्या कमी कर दी थी हमने? सब कुछ तो हमारे बाद उसका ही होता, फिर अभी से ये क्या जिद करने लगा था? घर अपने और बहू के नाम करवाने पर तुला हुआ था। मैं तो ममता में अंधी होकर शायद कर भी देती, जो बहू की बात मेरे कानों में नहीं पड़ती। अच्छा होता हम बे औलाद ही रहते, ये दुख तो ना झेलना पड़ता। रागिनी शैलेंद्र जी के कंधे पर सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। रागिनी, शायद दोष हमारा ही है। अपने बेटे की हर मांग बिना कुछ सोचे समझे पूरी जो करने चले थे। आज जो मैं वक्त पर ना आता तो हम अपने ही घर से बेघर हो गए होते। तुम्हें कहे देता हूँ, अब भूल से भी उस नालायक का नाम ना लेना। शादी के 10 साल बाद हुआ था ना, बस तुम उसके बाद के सारे साल भूल जाओ। पहले वाले 10 साल याद करो, जब सिर्फ हम दोनों साथ थे। शैलेंद्र जी चाय लेकर बाहर बरामदे में रागिनी जी के साथ आकर बैठ गए। कुशल और उसकी पत्नी कामनी की बातें अभी भी रागिनी जी के मस्तिष्क में हथौड़े की तरह चोट दे रही थी। माँ, ये घर तो तुम्हारे नाम है ना, ऐसा करो ये घर तुम हम दोनों के नाम कर दो। कामनी से यही कहकर शादी की थी कि ये घर मेरा है, और वो कहती है रहने दो, ये घर तो मम्मी जी के नाम है। जब तक ये घर उनके नाम रहेगा मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। मेरा ही है क्या? फिर तुम्हें ऐसा कोई ऐतराज तो नहीं ना? कर दोगी ना हमारे नाम? पर बेटा, बिना तेरे पापा के पूछे कैसे कुछ कर सकती हूँ? फिर घर से नए पेपर मंगवाने होंगे, रागिनी जी ने कहा। माँ, आप उसकी चिंता मत करो, हमने सब बनवा लिया है, बस तुम्हारे हस्ताक्षर ही तो चाहिए। जाओ कामनी, वो पेपर लेकर आओ, कुशल ने कामनी से कहा। कामनी पेपर लेने गई, जो उसे मिल ही नहीं रहे थे। तब उसने कुशल को आवाज दी। पेपर मिलते ही कामनी खुशी से उछलते हुए बोली, कुशल, मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि घर मेरे नाम करवाकर इन दोनों को यहाँ से निकाल दोगे। अरे हाँ मेरी जान, तुम्हें किसी बात के लिए कभी मना कर सकता हूँ क्या? कुशल ने कहा। रागिनी जी ये बात सुनकर सकते में आ गईं। पति शैलेंद्र जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। मौसम भी बिगड़ रहा था। अब क्या करूंगी? बेटा तो बहू की बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकाल देगा। नहीं नहीं,
इतने जतन से पाई पाई जोड़कर यह घर बनाया है, इसे किसी को नहीं दे सकती। देने के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। बस किसी तरह शैलेंद्र जी आ जाएं। रागिनी जी मनी मन सोचने लगी। लो माँ, दस्तखत कर दो। कुशल कागज सामने रखकर बोला, बेटा तेरे पापा को आ जाने देना, फिर कर दूंगी, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। बेटे को टालने के ध्येय से रागिनी जी बोली, अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? कुशल मनुहार करता हुआ बोला, नहीं है बेटा, अभी कुछ देर पहले तक तू मेरा अपना था, पर अब बीवी का हो गया है, जिसकी बात मानकर हमें हमारे ही घर से निकालने की साजिश कर रहा है। ममता सच में अंधी होती है, ये बात आज रागिनी को समझ आ रही थी। बेटा कामनी से शादी की जिद किए बैठा था, जो पैसे के चकाचौंध में पागल थी। कुशल की अच्छी खासी नौकरी और पौष इलाके में उसका करोड़ों का घर कामनी के लिए काफी था। उसने कुशल को पटा लिया और उस पर इस कदर हावी हो गई कि रागिनी और शैलेंद्र जी ने बेटे की खुशी देखकर सहमति दे दी। शादी को अभी 1 साल भी तो नहीं बीता था अभी, और कुशल ने घर की बात छेड़ दी। बेटा तुझ पर भरोसा है, पर यह घर तेरे पापा का भी है, उनकी मर्जी भी तो जरूरी है ना? रागिनी जी ने कहा। किस बात की मर्जी? अचानक शैलेंद्र जी पहुंचकर बोले। रागिनी ने हाथ में पकड़ा पेपर उन्हें थमाकर सारी बातें कह दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है कुशल? इतनी घटिया सोच, वो भी हमारे बेटे होकर। लानत है हमारी परवरिश पर, जो तुम्हारे जैसे नालायक के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया। कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कहते हुए शैलेंद्र जी ने वो पेपर फाड़कर फेंक दिए। पापा आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आपके बाद सब मेरा ही तो होगा ना, फिर अभी से क्यों नहीं? कुशल सख्त तेवर में बोला। वो इसलिए बेटा क्योंकि तेरी नीयत सही नहीं है। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि अपने ही माता पिता को उनके ही घर से निकालने की सोच रहे हो। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। हम सोच लेंगे, हम बे औलाद ही हैं। शैलेंद्र जी के इतना कहते ही कामनी धमकते हुए कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। देख लिया तुमसे शादी करने का नतीजा, अब हम अलग रहेंगे, ये बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में। लोग क्या कहेंगे सोचा है? अब तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे घर वालों ने जो जो सामान दिया है वो सब लेकर जाऊंगी, अपना सारा सामान एक एक चुन चुन कर। हमें घर से निकाल रहे हैं तो अपना सामान लेकर जाऊंगी। कामनी के तीखे तेवर से कुशल घबरा गया था, पर कुछ बोल ना सका। शादी मर्जी से की थी तो दुख भी झेलने होंगे। कामनी रसोई से लेकर बाहर हॉल में लाए अपने सारे सामान को कसने लगी। ये सब देखकर रागिनी जी अपना आंचल मुंह में दबाए सिसकी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब रोक नहीं सकी तो भागकर छत पर चली गई थी। वहीं पर घंटों बैठी रही जब तक कुशल कामनी चले नहीं गए। ऊपर से बारिश ने थोड़ी मुसीबत ला दी थी, पर शैलेंद्र जी कठोर बने रहे। एक बाप बेटे की इस हरकत पर रो रहा था, पर आंसू बहाने का हक उसे कहाँ होता है। पत्नी के लिए जिस चाव से घर बनाया था उसे हाथ से जाने देने की गलती नहीं करना चाहते थे। हाँ, जाते जाते कुशल से जरूर कह दिया था, जब सिरफिरा दिमाग कुछ समझदार हो जाए तो लौटकर आ सकते हो, पर हम जब तक जिंदा हैं घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कुशल कुछ नहीं बोला, एक गाड़ी में सामान लदवाकर निकल गया। किसी दोस्त के घर के पास ही किराए पर घर लेकर रहने लगा। कुशल के जाने के बाद शैलेंद्र जी बैठकर खूब रोए। जिस बेटे के लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितनी रातें जागकर गुजारी, वो ही आज उन्हें घर से निकालने की सोच रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी तो दोनों अपनी यादों से बाहर निकल आए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। इतना यकीन है वो हमारा बेटा है, एक दिन लौटकर जरूर आएगा, बस उस दिन का इंतजार करना होगा। और
ना आए तो क्या हुआ, हम हैं ना एक दूसरे के लिए। शैलेंद्र जी और रागनी जी फिर से जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। बेटे का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे, पर धीरे धीरे संभलने लगे। कामनी बहुत समय तक कुशल का साथ नहीं निभा सकी। उसे लग्जरी लाइफ का शौक था। यहाँ तो शैलेंद्र जी घर खर्च करते थे, अपना घर था तो दोनों सारी कमाई खुद पर उड़ा रहे थे। उधर जाकर कामनी को दिक्कत होने लगी। बात बात पर अनबन की स्थिति आने लगी। कामनी कुशल के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। थककर कुशल कामनी से अलग हो गया और लौटकर वापस अपने माता पिता के पास आ गया। देर से ही सही, समय रहते उसे कामनी के प्यार के झांसे से मुक्ति मिल गई थी। उसने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी। वो लोग भी इकलौते बेटे से आखिर कब तक नाराज रहते। उसे माफ करके गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद अपनी पसंद की ही जान पहचान की लड़की कविता को कुशल के लिए चुनकर उसका विवाह करवा दिया। वक्त के साथ साथ कुशल भी कामनी को भूलकर कविता को अपनी पत्नी स्वीकार करके इसी घर में माता पिता के साथ में रहने लगा। कई बार बच्चों की जिद के आगे माता पिता मजबूर हो जाते हैं। कितने तो ये सोचकर जमीन जायदाद बच्चों के ही नाम कर देते हैं कि सब कुछ इनका ही है, पर ऐसा करना सही नहीं है। आज के समय में पहले खुद के लिए भी संचय करके रखना जरूरी है, कल का क्या भरोसा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।